एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विचारों की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि विचार बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही गलत और बहुत ही निम्न स्तर के आते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और जैसे ही मैं ध्यान साधना करता हूँ वैसे वैसे विचार और भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि विचार कहाँ से पैदा होते हैं। एक मनुष्य के अंदर और मनुष्य के अलावा बाकी प्राणियों में एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क है सोचने और समझने की क्षमता का। एक जानवर विचार नहीं कर पाता, लेकिन मनुष्य विचार कर पाता है। और मनुष्य का मन सिर्फ विचार ही नहीं करता, वह तालमेल भी बैठा लेता है। अगर किसी जानवर को हम धोखा देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की, तर्क की क्षमता नहीं। लेकिन एक मनुष्य को धोखा नहीं दिया जा सकता। उसके अंदर तर्क की भी क्षमता होती है, सोचने समझने की भी क्षमता होती है। यही सोचने समझने की और तर्क की क्षमता ही उसे उच्च शिखर की तरफ ले जाती है। उसका विकास हो सकता है। और जब मनुष्य का विकास होता है, मनुष्य जब अपने चरम शिखर की तरफ बढ़ता है, तो वह भगवत तुल्य हो जाता है। अब मनुष्य का विकास होकर वह कौन सा उसका लक्ष्य है, तो बुद्ध को हमने, सतगुरु को, गुरु को हमने उस लक्ष्य में देखा है। एक मनुष्य बुद्ध स्वरूप हो सकता है, एक मनुष्य सद्गुरु स्वरूप हो सकता है। इसीलिए बुद्ध की संगत, गुरु की संगत की जरूरत है, क्योंकि गुरु एक लक्ष्य है। एक साधारण मनुष्य का, एक शिष्य का लक्ष्य है गुरु। और गुरु वही जो शिष्य को अपने तक पहुंचा दे, अपने जैसा बना दे। तो जब विचार उठता है तो विचार तर्क के साथ उठता है। और विचार जब उठता है तो वह बहुत एक इकट्ठे कर्मों का, इकट्ठे कर्मों का कुल टोटल होता है। जो भी कर्म किए गए, उन कर्मों से जो भी सीख ली गई, जो भी सोचने और समझने की क्षमता जागृत हुई, जो भी उसका प्रभाव मन पर है, वह प्रभाव सामने आ जाता है। आपने कोई दृश्य देखा, वह दृश्य पहले किसी देखे हुए दृश्य से कहाँ मिलता जुलता है, तुरंत मन उसको कोऑर्डिनेट करेगा, तुरंत मन उसको कोरिलेट करेगा, तुरंत मन उसको कंपेयर करेगा। क्या आपने कभी सोचा? आपने किसी व्यक्ति की शक्ल देखी, उसकी शक्ल किसी वैसे ही देखे हुए, पहले देखे हुए व्यक्ति से मिलती जुलती है। कहाँ पर मिलती जुलती है? आँख मिलती जुलती है, या नाक, या कान, या माथा, या गाल, या होंठ? मन तुरंत कहेगा कि यह उस व्यक्ति से यहाँ पर मिलता जुलता है। लेकिन कोई जानवर यह सोच विचार, यह तर्क की क्षमता नहीं विकसित कर सका। सिर्फ मनुष्य को यह वरदान है, मनुष्य के अंदर यह खूबी है, मनुष्य को यह विरासत सौंपी गई है। इसीलिए मनुष्य का ही विकास हो सकता है उसके चरम लक्ष्य तक, भगवत्ता
प्राप्त करने की तरफ वह बढ़ सकता है। लेकिन अगर विचारों में कुरूपता हो, अगर विचार नकारात्मक हों, अगर विचार बहुत ही निम्न स्तर के हों, तो उसका कारण है कि कहीं न कहीं पुराना संस्कार इस तरह का है, कहीं न कहीं इस तरह के कर्म को अंजाम दिया गया जहाँ से यह विचार विकसित हो रहे हैं, यह विचार उपार्जित हो रहे हैं, यह विचार निकल रहे हैं। आप भी किसी दृश्य को देखते हैं, दूसरा व्यक्ति भी किसी उसी दृश्य को देखता है, लेकिन आपके विचार और दूसरे व्यक्ति के विचार बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के अंदर विचार उसके अपने संस्कारों से हैं और आपके अंदर विचार आपके संस्कार, आपके कर्मों से हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि कुशल कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि कुशल कर्म कुशल ही विचार निकाल कर लेकर आएगा। जब कुशल कर्म किया जाएगा तो जो विचार उपार्जित होगा वह कुशल ही होगा। क्यों? क्योंकि विचार निकलता ही कर्म से है जो पुराना किया गया। आपने कल कोई किसी से मार पिटाई करी, आपके अंदर एक उत्तेजना है, और आपने कभी ध्यान दिया कि एक व्यक्ति बाहर गुस्सा करके आता है, लड़ाई झगड़ा करके आता है, मार पिटाई करके आता है, कहासुनी करके आता है, जब वो घर में आता है तो बहुत उत्तेजित होता है। घर में भी वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, बाल बच्चों के साथ उसी तरह से बात व्यवहार करेगा जैसे वो रोज़ करता है। आज वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा होगा। आज वह बच्चे की उसी गलती पर जिसके लिए वह उसको इग्नोर कर दिया करता है, जिसके लिए वह उसकी नादानी पर हंसता है, यह जरूरी नहीं कि आज भी वो वैसा ही करेगा। आज वह उसको डांट देगा, आज वह उसको फटकार देगा, आज वह उसको थप्पड़ मार देगा। जिस पत्नी ने कल उसको किसी बात की मांग की थी और उसने उसको हंसते हुए टाल दिया था, आज अगर पत्नी उसी तरह की कोई ऐसी मांग करे तो वह झल्लाया हुआ आया है, वह जरूर उसको उस पर बरस जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यह मैं कह रहा हूँ तब आप मान लो, यह रोज़ हर किसी के घर में घटित हो रहा है, यह रोज़ हर किसी के जीवन में लागू हो रहा है। इसको अपने जीवन में अंदर गहरे में विचार करके देखना चाहिए कि मेरा जीवन भी तो कुछ ऐसा ही है। अपने जीवन में अपने पास्ट को देखो, अपने जीवन में अपने प्रेजेंट को देखो, अपने जीवन में अपने फ्यूचर को देखो, तो पाओगे कि वह सब जो कहा जा रहा है यह तो मेरा ही जीवन है। इसलिए इस पर विचार करके अपने अनुभव को देखने की ज़रूरत है, अपने अनुभव में लाने की ज़रूरत है, न कि सिर्फ बातों को ऐसे ही मान लेना, ऐसे ही समझ लेना। इसलिए अगर कोई विचार उठ रहा है जो नकारात्मक है, जो निम्न स्तर का है, तो उनके कारणों को समझने की कोशिश करो। नकारात्मक विचार है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसके लिए किसी भी बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है, किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा अंदर कोई गहरे में दबी हुई भावना है, जिसकी वजह से नकारात्मकता पैदा हो रही है। क्यों नकारात्मकता पैदा होती है? नकारात्मकता पैदा होती है कि उससे पहले उसके लिए उसके ऊपर बहुत काम किया गया है, सकारात्मक रूप से काम किया गया हो, भला रिजल्ट नहीं आया, नकारात्मक हो गए। नकारात्मकता ऐसे ही सुनी सुनाई तरीके से अगर आ जाए तो वह आदमी मूड होता है। कैसे मूड होता है? कोई व्यक्ति लॉजिक न लगाए, तर्क न लगाए, किसी दूसरे की कही हुई बात की वजह से नकारात्मक हो जाए
तो वह व्यक्ति मूढ़ है, क्योंकि वह अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए साक्षरता की ज़रूरत है। जो व्यक्ति साक्षर है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, जिसने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, वह किसी भी व्यक्ति को की बात को ऐसे ही कानों से सुनकर मान नहीं लेता, बल्कि उसमें अपना लॉजिक लगाता है। जब वो देखता है कि यह बात मेरे को जमी नहीं, पसंद नहीं आई, मेरे ऊपर लागू नहीं होती, तो वो फिर उस पर ध्यान नहीं देता। न कि ऐसे कि किसी ने कह दिया कि ऐसे ही था, ये हो गया, वो हो गया, और उसने वैसे ही मान लिया, और मान ही नहीं लिया, बल्कि वह उसकी सुनी सुनाई बातों पर नकारात्मक हो गया। किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कह देना, किसी भी मजहब के लिए कुछ भी कह देना, किसी भी जाति के लिए कुछ कह देना, किसी भी देश के लिए कुछ कह देना, किसी भी समाज के लिए कुछ भी कह देना, जबकि हमें कोई जानकारी नहीं। हमने सुना है किसी और से, हमने पढ़ लिया कहीं अखबारों में, हमने सुन लिया कहीं टेलीविज़न में, लेकिन हमारा वो अनुभव नहीं, हमने उसको गहरे में जिया नहीं, हमने उसको गहरे में समझा नहीं, हमने गहरे में उसको देखा नहीं, और लेकिन हमने एक सोच उसमें बना ली, और उसकी वजह से हम नकारात्मक हो गए। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सम्यक विचारों का आवरण ओढ़े रहो। सम्यक विचारों का आवरण कैसे ओढ़ेंगे? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पांचों इंद्रियों के आकर्षण के विरुद्ध संघर्ष करते रहो। सम्यक विचारों का आवरण कैसे ओढ़ा जाएगा? सम्यक विचारों का आवरण तभी ओढ़ा जा सकता है जब कर्म कुशल होंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर आप अकुशल कर्म कर रहे थे अब तक, तो अकुशल कर्मों पर विराम लगा दो, अकुशल कर्म छोड़ दो, और अकुशल की जगह अब कुशल करने लगो। और अगर आप कुशल कर्म कर रहे हैं तो कुशल कर्मों को और बढ़ा दो। और यदि आप अब तक अकुशल कर्म ही करते रहे, या कुशल कर्म ही कुछ इस तरह से कर रहे थे कि आपको यही पता नहीं कि कौन सा अकुशल है, कौन सा कुशल है, तो अब सिर्फ कुशल कर्म ही करो, लोक हित में जो हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठेंगे और कुशल कर्म करेंगे, तो जो विचार पैदा होंगे वह भी कुशल ही पैदा होंगे। अगर मेरे अंदर देने की भावना हो, अगर मेरे अंदर सेवा की भावना हो, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर के खुश होता हूँ, तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति नकारात्मक होगा? किसी को देने के लिए किसी ने कुछ मांग लिया तो वो उस पर झल्ला जाएगा, उसको बोलेगा तुम रोज आ जाते हो, तुम ये तुम वो। जब उसकी आदत ही सेवा करने की है, जब वो कुशल कर्म, उसका कर्म ही सेवा पर होता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर अकुशल कर्म करेगा कैसे? वो व्यक्ति दूसरे पर झल्लाएगा कैसे? अगर उसने कर्म करना है तो वो कुशल ही करेगा। इसलिए उसके अंदर जो विचार भी उठेगा वो यही उठेगा कि इसकी मदद होनी चाहिए, यह ज़रूरतमंद है। वो ज़रूरतमंद है या नहीं है यह बात दूसरी है, लेकिन उसके अंदर पहला विचार तो यही उठने वाला कि यह ज़रूरतमंद है। अगर यह मांग रहा है तो वह उसकी मांग झूठी है, उसका मांगना एक ढकोसला है, यह बात दूसरी है। वो उस पर बाद में विचार करेगा और फिर यह भी कहेगा कि इसको अगर इसकी डिमांड अगर 100 रुपये की है तो इसको 5 रुपये दिए जा सकते हैं, या 2 रुपये दिए जा सकते हैं, या 10 रुपये दिए जा सकते हैं, या इसको मना भी किया जा सकता है। वो बात की बात है, लेकिन पहली बात पहले ही फर्स्ट ग्लैंस में, पहली बार में जो उसके अंदर भाव पैदा होगा वो यही कि एक व्यक्ति ज़रूरतमंद है, मांग रहा है, तो उसकी मदद होनी चाहिए। यह कहाँ से आया? यह उसके कुशल कर्म, उसके सेवा भाव से किए गए कर्मों का एक आदत का परिणाम है। इसलिए बुद्ध कह रहे कि सम्यक विचारों का आवरण ओढ़े रहो। अगर इसी तरह से अगर हमारे विचार बहुत ही नकारात्मक हैं, बहुत ही निम्न स्तर के हैं, तो उन पर भी विचार करना चाहिए कि निम्न स्तर के विचार क्यों आ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई निम्न स्तर के कृत्य हुए हैं। अब अपनी पुरानी जिंदगी को देखो, निम्न स्तर का कृत्य क्या हुआ, उस पर विचार करो।
निम्न स्तर के विचारों के लिए अपने उस एनवायरनमेंट को देखो, उस परिवेश को देखो जहाँ हमने इस तरह की सोच हमारे अंदर विकसित हुई। क्योंकि प्रभाव बात व्यवहार का भी पड़ता है, प्रभाव समाज का भी पड़ता है, और प्रभाव जिस परिवेश में हम पैदा हुए हैं वहाँ का भी पड़ता है। इसी को हम संस्कार कहते हैं। संस्कार ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही लेकर आ रहा है। जन्म के अलावा भी जो संस्कार हैं वह माँ बाप से, घर परिवार से, भाई बहनों से और समाज से, आस पड़ोस से मिलते हैं, और उससे एक सोच पैदा होने लगती है। समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर घर में मेरे पिता कोई नशा करते हैं, शराब पीते हैं, और कोई तम्बाकू खाते हैं और मारपीट करते हैं और सही तरह से व्यवहार नहीं करते माँ के साथ या बाल बच्चों के साथ, घर में कलह कलेश का माहौल है, तो यह सभी संस्कार एक बच्चे के अंदर पैदा होते हैं उस घर में, और वहीं से उसके अंदर विचारों का जन्म होता है। अब वो जब कभी किसी इस तरह के मारने पीटने की, कलह कलेश की बातें सुनता है तो तुरंत उसका ख्याल अपने घर पर आता है, अपने पिता पर, अपनी माँ पर, अपने घर में हुए इस तरह की कलह कलेशों पर, और इससे उसके अंदर एक सोच पैदा होने लगती है। जिस तरह से उसके पिता व्यवहार करते थे उसी तरह से वह भी व्यवहार करने लगता है। माँ बाप गाली देते हैं, बच्चा भी गाली सीख जाता है, और जिस तरह से माँ बाप गाली देते थे घर में ही, उसी तरह से बच्चा भी जब बड़ा होता है तो वह भी उसी तरह से गालियाँ देना शुरू करता है। पहले छिप कर देता है, अपने यार दोस्तों में देता है, फिर धीरे धीरे जब उसकी शादी होने लगती है तो फिर वो घर में भी गाली गलौज करने लगता है। कहाँ से आए? ये संस्कार माँ बाप ने दिए हैं, और धीरे धीरे उसने उनको, उन संस्कारों को मजबूत बना लिया। इस तरह से यह विचार पैदा होते हैं, और यह विचार फिर कृत्य का रूप ले लेते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सम्यक विचारों का आवरण ओढ़े रहो। सम्यक का अर्थ है विचार पूरी तरह से कुशल होना चाहिए, विचार पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, और विचार पूरी तरह से नेक होना चाहिए। वह विचार दूसरे को दुखी करने वाला नहीं होना चाहिए, वह विचार हमें खुद को दुखी करने वाला नहीं होना चाहिए। सम्यक का अर्थ है पूरा, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, जिसमें कोई भी अकुशलता नहीं, जिसका प्रभाव कुछ भी बुरा नहीं। सम्यक विचारों का आवरण, सम्यक विचारों से अपने को ढके रहना चाहिए। सम्यक विचारों से हम अपने को कैसे ढके रखेंगे? जब हमारे अंदर उस तरह के भाव होंगे तभी विचार होंगे। भावों से विचार पैदा होते हैं, और सम्यक विचार तभी आएंगे जब हमारा पूरा ढांचा ही सम्यक हो, सम्यक कर्म से बना हुआ हो। जब हमारा पूरा ढांचा, हमारा पूरा संस्कार, हमारा पूरा व्यक्तित्व कुशल कर्मों से बना हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह धीरे धीरे ही होने वाला है। इसलिए एक कुशल कर्मों की लीक होनी चाहिए, एक कुशल कर्म करने की आदत होनी चाहिए, सम्यक विचार की आदत बनानी होगी। और आदत कहाँ से पैदा होगी? क्योंकि विचार तो पकड़ में भी नहीं आता, उससे पहले तो न जाने, क्योंकि उनका वेग इतना ज़्यादा है, और जो व्यक्ति जितना भूला हुआ है, जितना बेहोश है, उसके अंदर तो विचार उसको पकड़ में ही नहीं आते। इसीलिए तो कोई व्यक्ति नशा करता है, इसीलिए तो कोई व्यक्ति बुरी संगत करता है, इसीलिए तो कोई व्यक्ति अपने जीवन को दांव पर लगा दे रहा है। नहीं तो क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति शराब पिएगा? जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक विचार हो, क्या वो व्यक्ति सिगरेट पिएगा? जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक विचार हो, क्या वो व्यक्ति कोई भी बुरा कृत्य करेगा?
वह कृत्य जो शील के नियमों का उल्लंघन है। आदमी बेहोशी में करता है क्योंकि उसके अंदर सम्यक विचार नहीं। और बुद्ध हमें यहाँ पर सचेत करते हैं कि सम्यक विचारों का आवरण ओढ़े रहो। सम्यक विचारों के आवरण से हम इन सभी प्रकार की नकारात्मकता से बच जाते हैं, अपने जीवन को नरक में डालने से बच जाते हैं। इतना दुख क्यों है? इतना दुख है क्योंकि हम नशा करते हैं। इतना दुख है क्योंकि हम क्रोध करते हैं और उससे मार पिटाई होती है, घर में कलह कलेश होता है, उसमें हमारी नौकरी चाकरी में परेशानी आती है। इतना दुख क्यों है? क्योंकि हम द्वेष से भरे हैं, क्योंकि हम ईर्ष्या से भरे हैं, क्योंकि हम लोभ और मोह से भरे हुए हैं, क्योंकि हम तृष्णा और वासना से भरे हुए हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे अंदर सम्यक विचार नहीं। हमें कब दिखेगा? हमें तब दिखेगा जब हम आनापान स्मृति करेंगे, ध्यान साधना करेंगे। आनापान स्मृति के बाद विचार क्यों दिखाई देते हैं कि सम्यक हैं या असम्यक हैं? क्यों हमें विचार आनापान स्मृति के बाद दिखाई देने लगते हैं? क्यों हम अपने विचारों को देख पाते हैं? इसलिए क्योंकि आनापान स्मृति में हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, अपने मन को दृष्टा भाव से अपनी सांसों पर टिकाते हैं, अपने सांस को आती जाती सांस पर जो कुदरत जन्य तरीके से चल रही है उस पर अपने मन को स्थिर कर देते हैं। और जैसे ही मन स्थिर होता है, जैसे उसकी चंचलता कम होती है, वैसे ही उसके अंदर उठ रहे विचार दिखाई देने लगते हैं। वो पॉजिटिव है तब भी दिखाई देगा, वो नेगेटिव है तब भी दिखाई देगा। और दिखाई देगा तो फिर कृत्य होने से पहले ही पकड़ में आ जाएगा। दिखाई देगा तो फिर यह संभावना है कि आज दिखाई दिया तो फिर यह भी हम उसको देख सकेंगे कि इसको अब यह विचार आते ही हम उसको पकड़ लें, उससे कोई कृत्य न हो पाए। विचारों के उठते ही हम उसको रोक लें, बल्कि उसको ज़्यादा बहने न दें, उसको ज़्यादा ऊर्जा न दें। यह सब आनापान स्मृति योग से होगा। आनापान स्मृति से जब हम अपने उठते हुए विचारों को देखते हैं तो तुरंत उनको उठते हुए देखकर उनको काट देते हैं। और जैसे ही हम उनको काट देंगे वैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम उनके साथ चले जाएंगे तो वो एक के साथ दूसरा विचार, दूसरे के साथ तीसरा विचार, एक चेन जुड़ी हुई होती है और वो फिर हमें नकारात्मकता की चरम तक पहुंचा देती है। वो फिर हमें बहुत ही निम्न स्तर पर ले जाती है। तो इससे बचने का जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कैसे हम निम्न स्तर के और इस तरह के नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं, बचेंगे आनापान स्मृति से ही, क्योंकि आनापान स्मृति से ही होश जगता है। और होश जगता है तब वो विचार पकड़ में आता है। जैसे ही पकड़ में आता है उसको काट दिया जाए कि नहीं, ये विचार मेरे काम का नहीं, मैं क्यों नकारात्मक इतना हूँ, क्यों मैं इतना नेगेटिव हूँ, क्यों मैं इसी बात को पॉजिटिव तरीके से सोचता हूँ। अगर मैं उसी बात को पॉजिटिव अंदाज में सोचने लगूँ तो जिस बात को मैं नकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ उसी बात को मैं सकारात्मक तरीके से भी सोच सकता हूँ। घटना घटे या न घटे वो बात दूसरी है, लेकिन उसको नकारात्मक क्यों सोचना, उसको सकारात्मक भी सोचा जा सकता है। अगर मैं सही तरह से रोड में नहीं चल रहा था और किसी ने मुझे धक्का मार दिया, किसी गाड़ी ने, और मैं ज़मीन में गिर गया, तो मैं बजाय इसके कि नकारात्मकता से भर जाऊं कि देखो मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मैं तो गिर गया, मेरे को तो कोई मार गया, बेहतर यह है कि मैं यह सोचूं कि जो होना था वो तो हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे को बहुत ज़्यादा शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। मेरे हाथ पांव भी टूट सकते थे, मेरे सर पर भी चोट आ सकती थी, मैं अनकॉन्शियस भी हो सकता था, मेरे को अस्पताल में ले जाने वाला
कोई होता या न होता, मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया, मैं इन सब चीज़ों से बच गया, मेरे को हल्की सी खरोंच आई। यह पॉजिटिव एंगल है देखने का। और अगर मैं नकारात्मक हो जाऊंगा तो मैं यही कहूँगा कि मेरे को क्यों ऐसा हुआ, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। देखो मेरे को खरोंच आ गई, वो आदमी मेरे को दवा पट्टी कराने के लिए भी नहीं ले गया, क्योंकि मैं कमज़ोर था। अगर मैं मजबूत होता तो 4 लोग मेरे साथ और होते तो मैं उसको पकड़ लेता, उसकी पिटाई हो जाती, उससे पैसे ले लिए जाते। न जाने किस तरह की बातें विचार में आएंगी। क्यों आएंगी विचार में? इसीलिए क्योंकि मेरा यह सोचने का अंदाज है। लेकिन जब यह अंदाज ही हम बदल लेते हैं, सकारात्मक अंदाज से सोचना शुरू करते हैं, सकारात्मक अंदाज से देखना शुरू करते हैं, तो पूरी तरह से व्यक्तित्व बदल जाता है। और यह व्यक्तित्व तभी बदलेगा जब हम आनापान स्मृति को लगातार अभ्यास में लाएंगे। तभी हम पकड़ पाएंगे अपने विचारों को, नकारात्मक विचारों को, निम्न स्तर के विचारों को। और जब हम अपने विचारों को देख पाएंगे तो फिर सिर्फ सम्यक विचारों के सहारे, अच्छे विचारों के सहारे, सकारात्मक विचारों के सहारे ही जीवन जिया जा सकता है। और बुद्ध हमसे कहने कि सम्यक विचारों का आवरण ओढ़े रहो। हमेशा ही यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारा विचार सम्यक हो, जो विचार उठ रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। वो उठ रहा है, उसके परिणाम क्या होंगे वो भी मुझे पता हो। अगर वह विचार कृत्रिम का रूप ले लेगा तो उससे क्या लाभ होगा लोकहित में, उससे क्या लाभ होगा मेरा निजी, और उससे क्या हानि होगी दूसरे की, इस पर भी मैं पूरी तरह से सचेत हूँ। और 2400 घंटे बुद्ध तो कहते हैं कि सम्यक विचारों का आवरण ओढ़े रहो। हमेशा ही सम्यक विचार होना चाहिए। और जब सम्यक विचार होगा तो किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी। जब सम्यक विचार होगा तो कुछ भी विचार ओवर थिंकिंग वाला नहीं होगा कि एक ही विचार को बार बार सोचते जा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, उसको कृत्य भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस कंफ्यूजन में विचार जब एनर्जी लेने लगता है तो पूरी तरह से शरीर की एनर्जी को चूस लेता है और आदमी पूरी तरह से अपने को ड्रेन्ड महसूस करता है, पूरी तरह से थका थका, हारा हारा महसूस करता है और धीरे धीरे उसको बीमारी घेर लेती है। इसलिए जब भी कोई ऐसा विचार उठे तुरंत उस विचार को काट देना चाहिए। लेकिन तुरंत हम उसको देख पाएंगे, इसकी संभावना तभी है जब हम आनापान स्मृति योग कर रहे होंगे, अपने जीवन में लगातार अभ्यास कर रहे होंगे। अगर हम अपने जीवन में आनापान स्मृति योग नहीं करते, ध्यान साधना नहीं करते, तो फिर यह मुश्किल है कि हम अपने विचारों को देख पाएँ। तब तक भी जब तक वो कृत्य का रूप नहीं ले लेते, हम देख ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सोचने समझने की वह बुद्धि की वह क्षमता, विवेक की वह ताकत जागृति नहीं हो पाएगी जहाँ पर हम डिसीजन ले सकें। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि सम्यक विचार अगर 2400 घंटे चलते रहे और 5 इंद्रियों के आकर्षण के विरुद्ध संघर्ष करते रहे तो फिर न तो इंद्रियों से कोई ऐसा डर होने वाला है, इंद्रियों से कोई ऐसे सताए जाने वाले हैं, और न ही कोई भी ऐसा बुरा विचार कृत्य का रूप लेगा जो बुरा कृत्य होगा, अकुशल कृत्य होगा। इसलिए सम्यक विचारों का आवरण, और सम्यक विचार पैदा होते हैं जब हम कुशल कर्म करते हैं, अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को, अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से होश में रहकर देखते हैं, समझते हैं, जीते हैं। नमो बुद्धाय।